हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग 20 के दांत जो हमारा चैप्टर है हिंदी का, उसे उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर को आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे 20 के दांत को, जो कि हमारा चैप्टर है, इसे आज के एक ही वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता आपको स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। कहानी का शीर्षक क्या है? कहानी का शीर्षक है 20 का दांत, 20 के दांत। ठीक है, ये हमारा कहानी का शीर्षक है 20 के दांत। तो इस क्या यह जो शीर्षक दिया गया है यह सही है? यही आपको साबित करना है। चलिए उत्तर देख लेते हैं किस तरह से हम लोग लिखेंगे। लिखेंगे कि प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। ठीक है, तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है और इसमें गरीबों पर आक्रमणों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है और इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दो दांत टूट जाते हैं वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उसके अत्याचारों का प्रतीक है। आगे लिखेंगे हम लोग कि मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उसके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है और इसमें लेखक द्वारा दिए गए संदेश मार्मिक बन पड़ा है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित, देखिए लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो सेन साहब है उनके परिवार में जो लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए उत्तर यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। ठीक है, 5 ही लड़की थी। सीमा, रजनी, आलो, सोफली, आरती और सबसे छोटा लड़का था कासू बाबू। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर आपको परीक्षा भवन में अगर ये 5 नाम लड़कियां के नहीं याद रहे तो आप सिर्फ इतना भी लिख दीजिएगा कि सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़कियां थे और उसके बाद इसका कासू का नाम। ठीक है, कासू बाबू प्यार से खोखा जिसको कहते थे। ठीक है, सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था और उसका बहुत बाद में था। ठीक है, और उसका जन्म जो था बहुत बाद में हुआ था। ठीक है, इसी कारण से लड़के के प्रति मोह होना स्वाभाविक था और लड़के के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था। तो इस तरह से लिखेंगे कि जो खोखा था उस पर अनुशासन ही नहीं था और जो बाकी जो 5 लड़कियां थी उस पर अनुशासन था। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, भेदभाव हो गया लड़का और लड़की के बीच में। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? ठीक है, खोखा जो था किन मामलों में अपवाद था, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब जो थे अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। ठीक है, और कहीं पर एक ढाबा दिख जाए, ठीक है, ढाबा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर पर शामत आ जाती थी। उसके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा
नहीं था, लेकिन खोखा सबसे छोटा था। वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। ठीक है, तो खोखा सबसे लेट जन्मा था, इसीलिए उसको ज्यादा लाड प्यार मिल रहा था। ठीक है, जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। वह जीवन के नियम का तो अपवाद था ही, और साथ ही साथ क्या हो गया, घर के नियम का भी वह अपवाद था। इसीलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्य मामले, उसके लिए सिद्धांत बदल जाते थे। तो खोखा के लिए क्या हो जाता था, घर का सिद्धांत बदल जाता था। इसीलिए खोखा का जो था वह एक अपवाद की तरह था घर में, सेन साहब के घर में। ठीक है, बाकी जो 5 लड़कियां थी उन पर ज्यादा अनुशासन था। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे, और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो यहाँ पर जो सेन दंपति थे वह खोखा में कैसी संभावनाएं दिखते थे, उस उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे। लिखना शुरू करेंगे कि सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावनाएं देखते थे। इन जो खोखा था उसमें क्या देखते थे, इंजीनियर बनने की उसमें संभावना दिखता था। ठीक है, और उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करें। इससे बच्चे की अंगुलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाएगी। तो खोखा में एक कुशल इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था उसको, और इसी के लिए उसको उसके जो कंपनी के जो और इंजीनियर थे उनको बुलाया जाता था घर पर, इंजीनियर और मिस्त्री को, ताकि खोखा के साथ कुछ टाइम व्यतीत करे और वह औजारों से वाकिफ रहे, ताकि आगे चलकर उसको इंजीनियरिंग में और ज़्यादा मन लगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। यहाँ पर है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको अब व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला है क, यानी कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता की इस बात पर गर्व है। तो अब यहाँ पर आपको स्पष्ट यहाँ पर व्याख्या करना है कि आखिर कहना क्या चाहता है यह सब। यह जो वाक्य है कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। ठीक है, तो इसके बारे में अब आपको बताना है पूरा विस्तार से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति, जो पंक्तियां हैं वह नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। ठीक है, इस संदर्भ में सेन साहब में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो पंक्ति है वह जो लड़कियों की चारित्रिक विशेषता है उससे जुड़ा हुआ है। और सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है, जहाँ की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी हुई है। ठीक है, भरी हुई है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं नहीं ठीक है, वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती, जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, लड़का के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जबकि लड़की के लिए क्या है, पाबंदी था। ठीक है, सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है, इसकी सीख दी गई है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है, जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही है। वहाँ खोखा सर्वतंत्र स्वतंत्र, लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार मतलब
देखिए यहाँ पर पहले खोखा के बारे में बताया जा रहा है कि खोखा सर्वत्र और स्वतंत्र है, ठीक है। और आगे लिखेंगे हम लोग क्या, कि लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार विकास, परिवार और समाज के लिए घातक है, अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उसमें समानता का विस्तार करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अपना व्याख्या करेंगे कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है, ठीक है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को रोक कर इसे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, ठीक है। 20 के जो दांत है, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि खोखा के दुर्लिप्त स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अब देखिए खोखा के ऐसा व्यवहार था, ऐसा स्वभाव था कि जो सेन साहब थे यानी कि सेन परिवार जो था वह अपना सिद्धांत क्या कर लिया था, बदल लिया था। अब इसी का आपको व्याख्या करना है, ठीक है। चलिए हम लोग व्याख्या में यहाँ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है और इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे अपना पहला, ठीक है। चलिए भूमिका के रूप में आगे लिखेंगे हम लोग कि कहानीकार ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया है कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफेद पोष परिवार है, ठीक है। यहाँ कृत्रिमता का ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखता है। देखिए सेन परिवार में था क्या कि 5 लड़कियां थी और एक खोखा था। खोखा लड़का था, ठीक है, और 5 लड़कियां थी। तो जो लड़कियां थी उन पर ज्यादा अनुशासन था, ठीक है, लेकिन खोखा जो था वह स्वतंत्र था, ठीक है, वह कुछ भी करता था लेकिन लड़कियों के ऊपर पाबंदी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे हम लोग कि सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है, वह बुढ़ापे में पैदा हुआ है, इसी कारण सबका लाडला है, ठीक है। आगे लिखेंगे कि उसके लालन पालन शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं है, वह बे बेलैस जीने के लिए स्वतंत्र है। उस उसके लिए सारे नियम नीति नियम शिथिल कर दिए गए थे। वह इतना वह इतना उच्छल था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। यानी कि वो ऐसा था उसका व्यवहार कि अगर वह गलत काम भी करता था और तो तब भी जो सेन दंपति थी वह क्या करती थी कि उसको दूसरे नजर से देखकर उसका तारीफ ही कर देती थी, खोखा का तारीफ ही कर देती थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे कि सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसे ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर कारखाने में बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था और औजारों से परिचित कराया जाता था। तो खोखा को इंजीनियरों के साथ रखा जाता था। उसको साधारण बच्चों की तरह स्कूल में नहीं पढ़ने भेजा जाता था, बल्कि उसको इंजीनियर के साथ रखा जाता था ताकि वह अभी से ही इसमें ज्यादा अपना मन लगाए, ठीक है। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे, आगे हम लोग लिखेंगे इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग आगे लिखेंगे कि इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी और अपने सिद्धांतों को बदल लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग दिखा दिए कि आखिर किस तरह से वो सिद्धांत को बदल लिए थे। चलिए आगे अगला हमारा है ग, कि ऐसे ही जो अभी 5वें का हम लोग ग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर यहाँ पर गुंडे होगा, ठीक है, गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो डाकू बनते हैं।
चलिए इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। इस तरह से लिखेंगे इसका उत्तर कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्ति है वह 20 के दांत कहानी से ली गई है और इसके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। तो आपको इस तरह से ढालकर लिखना है, ठीक है। इसके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है और इस पंक्ति का प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह जो पंक्ति है वह गिरधारी के बेटा मदन के जो पिताजी थे उनका नाम था गिरधारी, ठीक है ना। तो गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया तो वह शोफर को मारने दौड़ा, ठीक है। गिरधर गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया और ड्राइवर ने मदन को धक्के देकर नीचे गिरा दिया, जिससे मदन की घुटना फूट गया था। अब हम लोग आगे इसी में लिखेंगे कि शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की। अब जो मदन था उसकी शरारत की चर्चा सेन साहब से हो गया, ड्राइवर कर दिया कि शरारत की चर्चा जो था ड्राइवर ने सेन साहब से की थी और इसी बात पर सेन साहब काफी क्रोधित हुए थे और गिरधारी को अपने फैक्ट्री से बुलाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गाड़ी गंदा करने से मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने भी वह डरने के बदले ड्राइवर को और मारने के लिए झपटता रहा। देखो यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल तो जी हाँ जी कहने में ही लगा हुआ था। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे हम लोग क्या कि ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग इसी उक्त का है, ठीक है। अब हम लोग आगे लिखेंगे कि इस पंक्तियों में सेन के चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ साफ दिखती है। एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले सेन को उसकी बुराई नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी ओर गिरधारी लाल के बेटे में उद्दंडता और शरारत दिखाई पड़ती है, ठीक है। यह उस मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की सही तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, भले ही वह कुलनाशक है, लेकिन निर्धन निर्बल गिरधारी लाल के बेटे में कुलक्षण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। कुलक्षण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने जो हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन की ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं, इसका हम लोग इस तरह से उत्तर लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो इसलिए इतना बड़ा हम लोग इसका आंसर लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि इस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ पर है कि हंस, ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा। यहाँ पर है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अब हम लोग इसका व्याख्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है। इसके रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। यह प्रसंग उस समय का है जब सेन दंपति की बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला। वहां मदन कौन था? गिरधारी लाल का बेटा था, ठीक है। आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए ललच गई, ठीक है।
खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जमात का था, जबकि मदन और वे लड़के निम्न मध्यम वर्गीय दलित शोषित थे और उन्हें कौओं से संबोधित किया गया। देखिए यहाँ पर जो मदन था उसी को हंस माना गया और जो लड़के थे बाकी के उनको कौवा माना गया, मदन और बाकी लड़के को। तो इस तरह से हम लोग इसका व्याख्या में लिखेंगे। आगे लिखेंगे हम लोग क्या कि इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होकर खेलने के लिए ललक गया, किंतु यह संभव न हो सका क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसके माँ के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मदन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है, है लट्टू खेलने वाला, यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, जा जा अपने बाप की मोटर में बैठ। तो इस तरह से आया है, यहाँ पर आया है अलग है, ठीक है ना। बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, जा जा अपने बाप की मोटर में बैठ। तो इस तरह से वह जो मदन था वह बोला खोखा को और वहां से उसको भगा दिया। इस पंक्ति के द्वारा कहानीकार जो है सामाजिक असमता और असमानता और भेदभाव गैर बराबरी को दर्शाता है। ठीक है, गैर बराबरी को और असमानता को क्या करता है, दर्शाता है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसका व्याख्या कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। चलिए अगला हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो हमारा 6 है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। चलिए उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ से अपना कि एक दिन का वाक्य है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे और सेन के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ ही उनका लड़का भी था, जो था तो मदन से भी छोटा पर बड़ा बड़ा समझदार था। चलिए यहाँ से हम लोग लिखे, यहाँ से आगे हम लोग लिखेंगे कि बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। अभी हम लोग छठा प्रश्न को ही प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मालूम पड़ता यहाँ पर कि वह खोखा से छोटा था पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल जाता तो होगा ही, ठीक है। तो इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराकर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उसने फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उसका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है और उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। तो यहाँ पर जो सेन साहब और उनके मित्रों की बातचीत थी और पत्रकार मित्र ने जो उनको जवाब दिया वह इस तरह से था। तो यह अगर प्रश्न आता है आपके परीक्षा में तो इस तरह से इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास यहाँ पर 7 आ गया है। प्रश्न संख्या 7 है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। ठीक है, आखिर कहानीकार क्या बताना चाहता है, तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाता है। मदन एक गरीब का बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे धकेल दिया जाता है, जिस कारण उसे चोट आ गया। सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार बसा रहे हैं। ठीक है, कहानीकार बसा रहे हैं। यहाँ पर
अब देखिए इस तरह से लिखिएगा कि कहानीकार और ड्राइवर के रूप में जो सामंती मानसिकता को दिखाया गया है, ठीक है। और मदन एक गरीब बच्चा है। मदन क्या है? एक गरीब बच्चा है और उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे धकेल दिया गया है, जिस कारण से उसे चोट आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर लिखिएगा आगे कि सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कहानीकार बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना। व्यवहार की ओर कहानीकार बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 8 पर आ गए हैं। अब यहाँ पर है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? ठीक है। अब यहाँ पर कासू और मदन के बीच जो झगड़े हुए थे उसका कारण क्या था और लेखक आखिर क्या दिखाना चाहता है इससे? तो इस तरह से हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना और मदन के द्वारा, ठीक है, मदन देने से इनकार करता है। कासू मारता है और फिर मदन भी मारता है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में सामंती मानसिकता का भय नहीं होता, बाद में चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के बारे में, बच्चों के जो मानसिकता है, सामंती मानसिकता, उसमें भय नहीं होता है। और यहाँ पर जो आपको लड़ाई दिखाया गया है उसको क्यों दिखाया गया? पहला प्रश्न यही था कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो लड्डू का जो लट्टू था वह कासू के द्वारा मांगा गया था। मदन मदन से कासू क्या था? लड्डू मांग रहा था, लेकिन लड्डू नहीं दिया गया तो इस पर लड़ाई हो गया। यही आपको दिखाना था, बताना था। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस ठीक है, उसी हालत में, ठीक है, यहाँ पर पेन बदल लेते हैं। उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो लेखक के इस कथन को से कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न को पहले समझिए कि प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, ठीक है। और पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो लेखक की इस कथन को कहानी से एक उदाहरण लीजिए और उसका पुष्टि कीजिए। तो यानी कि जो लेखक कहना चाहते हैं उसके लिए कहानी से आप एक उदाहरण लीजिए, उसका पुष्टि कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन ने न केवल शेफर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला जाता है, तो मदन का स्वाभिमान जग उठता है। दोनों की लड़ाई बृहत रूप ले लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। खोखा को मुंह की खानी पड़ती है और इस स्वाभिमान की झगड़ा में झोपड़ी वालों की जीत होती है। तो यहाँ पर देखिए जो कहानी का यहाँ पर जो कथन था कि महल और झोपड़ी वालों में अक्सर महल वाले जीतते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न था कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर क्या होते हैं? महल वाले जीतते हैं। तो पर इसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद करते हैं, तो यानी कि झोपड़ी वाले जो है वह महल वालों की क्या करते हैं? मदद करने लगते हैं। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि जब वहाँ पर शेफर था, उसके द्वारा उसको जब घसीटा गया, तो जो शेफर था वह भी क्या था? एक झोपड़ी वाला ही था। और जो उसका बाप था गिरधर, वह भी क्या था? झोपड़ी वाला था। लेकिन फिर भी मदन जो है उस पर क्या हो गया कि मदन को आखिर इन्हीं अपने लोगों के द्वारा ही उसको पीटा गया, उसको घसीटा गया, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर कथन था और इसी को स्पष्ट करना था।
हम लोग इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का हम लोग उत्तर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था। लिखेंगे कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उसके ही बंगले के आहते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब उनके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया वह उसका पुत्र करके दिखा गया। ठीक है, दिखाया था, इसीलिए वह गर्वान्वित था। ठीक है, मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है और उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से अपना नोट्स बनाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 की तरफ। यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 11 में लिखेंगे 11 का जो क्वेश्चन उसे पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि सेन साहब मदन कासू, ठीक है, और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको चरित्र चित्रण करना है, इनके बारे में बताना है। चलिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे सेन साहब पहले। ठीक है, सेन साहब कहानी में सेन साहब इस तरह से लिखकर डैश दे दीजिएगा। ठीक है, कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र हैं। नई नई उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसीलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे, खासकर खोखा खोखी मतलब जो उनके लड़के लड़कियां थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है और अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के की प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं। सेन साहब सामंती मानसिकता के आदमी हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेन साहब के बारे में उनके चरित्र का चित्रण हम लोग कर दिए। अब हम लोग मदन के बारे में लिखेंगे कि सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उन्हीं के आहते में रहता है। मदन उसी का लड़का है। तो ये उसका परिचय हो गया। अब आगे लिखेंगे कि लड़का, अब उसका चरित्र लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि लड़का साहसी और निर्भीक है, बाल सुलभ शरारत भी है उसमें विद्यमान है। इसी कारण जब कासू उससे झगड़ता है तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता है। तो ये मदन का चरित्र चित्रण हो गया। अब हम लोग कासू के बारे में लिखते हैं। कासू के बारे में लिखेंगे कि कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है। बहुत लाड प्यार से बहुत बिगड़ गया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत लाड़ प्यार से, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा आप कि थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है कि बहुत लाड़ प्यार के कारण, ठीक है, के कारण बहुत बिगड़ गया है, शरारत करने में माहिर हो गया है। कहानी का नायक कासू ही है। ठीक है, कहानी का नायक कासू ही है। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे, अब गिरधर के बारे में लिखेंगे। गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है। उन्हीं के आहते में रहता है गिरधर। बेहद सीधा और सरल कर्मचारी। यदा कदा ऐसे यदा कदा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है और गिरधर मदन का पिता है। तो ये गिरधर के बारे में था। तो यहाँ पर आपको यही था चरित्र चित्रण करने के लिए, तो उनके बारे में जैसा कहानी में बताया गया है बस उसी के तरह लिख देना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 12 की तरफ आगे हैं।
प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। ठीक है, आपको तर्क के साथ उत्तर देना है। चलिए, उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। मदन को हम लोग नायक मानेंगे। ठीक है, नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च, यहाँ पर लिखेंगे कि उच्च उच्च कुल में उत्पन्न हो। ठीक है, यहाँ पर उच्च कुलोत्पन्न हो। ठीक है, आप इसे तोड़कर लिख लीजिएगा कि उच्च कुल में उत्पन्न हो, सुसंस्कृत सुशिक्षित युवा तथा ललित कला प्रेमी हो। परंतु नायक के संबंध में ये नए शर्त अब मान्य नहीं है। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं का संचालक है, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का चरित्र ही जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। तो यहाँ पर हम लोग कहानी के नायक मदन को मानेंगे और इसके तर्क में हम लोग अपना उत्तर लिखेंगे इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 13 है। अब हम लोग लिखेंगे कि आरंभ में ही, ठीक है, आरंभ में ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पांचों लड़कियां जो आरंभ से ही, प्रश्न है कि आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। देखिए, अब यहाँ पर जो कहानीकार है वह व्यंग्य के रूप में हर चीज को लिख रहे हैं। तो किस तरह से आपको प्रमाण उपस्थित करना है, तो 2 या 3 आपको जितना भी याद पड़ जाए उतना लिखिएगा। हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे कि पांचों लड़कियां तो तहजीब और तमीज की तहजीब और तमीज की जीती जागती, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा कि जो पांचों लड़कियां तो तहजीब और तमीज की जीती जागती, ठीक है, तमीज की, यहाँ पर इसको तो मत लिखिएगा, ठीक ना, तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। ठीक है, इस तरह से आप लिखिएगा इसको थोड़ा सा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या कि पांचों लड़कियां तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। तो ये हमारा पहला हो गया कि आखिर इन जो कहानीकार हैं वो इस तरह से व्यंग कस रहे हैं। दूसरा उन्होंने लिखा है, दूसरा व्यंग के रूप में लिखा है कि जैसे कोयल घोंसले में से कब उड़ जाए चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। तो ये दूसरा उन्होंने व्यंग कसा था कहानीकार ने। ठीक है, और एक और उन्होंने कहानीकार ने व्यंग कसा था कि कोयलों के जमात में, कौवों की जमात में हंस। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने, उनका जो कहानीकार है वो व्यंग्यपूर्ण, उनका दृष्टि है, उनका स्वर जो है व्यंग्यपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 13 को लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा 14 है वह है 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। तो यह हमें सारांश लिखना है, तो इसे आप अपने से लिख लीजिएगा। सारांश लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।